नाउ सी, नाउ दिस चैप्टर इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, ठीक है, सिक्योरिटी में सबसे पहला जो रोल होता है वो आ जाता है डिफेंस का। हमारे कोई भी कंट्री का डिफेंस कितना स्ट्रांग है, ठीक है, और अगर डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग है, आर्मी, नेवी, एनीथिंग, ठीक है, जो डिफेंस को बनाती है, तो अपने आप ही सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री में अगेन तभी आप देखो जब जवाहरलाल नेहरू की बात करी तो चाइना ने अटैक किया, ठीक है, सो इंडिया का डिफेंस वीक था, तभी अमेरिका से हेल्प ली, अमेरिका ने नहीं किया, ठीक है, रशिया एकदम शांत रहा और हम हारे। मगर जब वही आपका वापस से बांग्लादेश वाला क्राइसिस आया 1971 में, तो इंदिरा गांधी ने 5 साल तक इस पे काम किया और हम जीत गए। तो कहीं ना कहीं कंट्री को सिक्योरिटी कौन देता है? डिफेंस देता है, ठीक है, और डिफेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है, सो ये आप यकीन नहीं करोगे 10 कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के ये एक कंट्रीब्यूशन करता है अपनी मिलिट्री में। तो आप सोचो क्यों नहीं इसका स्ट्रांग होगा डिफेंस, राइट? ठीक है, इसका मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि पूरे कंट्रीब्यूशन में सबसे एक्सर्ट अपना वहीं पर रखता ही है, ठीक है, तभी वहां की सिक्योरिटी काफी अच्छी है। ओके, अब यहाँ पर ये छोड़ दो पैराग्राफ, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, कम फ्रॉम यू। ठीक है, नाउ व्हाट एक्चुअली सिक्योरिटी मींस इज एट द वेरी बेसिक लेवल, रफली मींस हम जिसमें बात करें, ठीक है, सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। किसी भी थ्रेट से फ्रीडम होना या फ्री होना, ठीक है, इज कॉल्ड सिक्योरिटी। आप अपने घर में सिक्योर फील करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है मम्मी पापा हैं, ठीक है। आप स्कूल में सिक्योर करते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ होगा तो प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल, ठीक है। ऐसे नेशन में सिक्योर क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ की पॉलिसीज अच्छी हैं, ऐसे कोई बॉम्ब थ्रेट नहीं आएगा, बॉम्ब थ्रेट आएगा भी तो होगा, ठीक है। ये ऐसे पहले होते थे 90s की लाइन में, आप देखो कितने बॉम्ब आते थे और कितने अगेन हाईजैक्स होते थे, ठीक है। अभी नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हैज बेट सो वेल इन द सिक्योरिटी, ठीक है। हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट उन्होंने एक्सटर्नल रिलेशन और सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। सो ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ, ये सब मत पढ़ो, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दो, ठीक है। अब यहां से कर लो, ठीक। आर वर्ड वुड बी सैचुरेटेड विद सिक्योरिटी इश्यूज इफ वी लुक सच अ ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट इज थ्रेटनिंग। भाई आप डरना, ठीक है, थ्रेटनिंग, अब हर चीज से थ्रेट है, ठीक है। आप बाहर जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो भी थ्रेट है, ठीक है। तो आप क्या बाहर निकलना छोड़ दोगे? ठीक है, तो थ्रेटनिंग का कोई डेफिनेशन नहीं होता, ओके। थ्रेट कहीं भी हो सकता है, बट अगेन आपकी गवर्नमेंट किस किस चीजों पे आपको सिक्योर करेगी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पैरामीटर्स होते हैं। अब आपके घर में कुछ लेट्स से किसी के भी घर में वायलेंस चल रहा है, ठीक है, तो उससे सिक्योर करना गवर्नमेंट का काम नहीं, वो आपका इंडिविजुअल अगेन थ्रेट है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ओके। सो यहाँ पर यही ये भी अगेन क्राइटेरियाज में आया कि हम थ्रेटन को क्या कोर वैल्यू दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेटन, ठीक है। सो दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर generally say that only those things that threaten core values should be regarded as being interest in the discussion of the security। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। So we are not talking about the security on the private domains, ठीक है। हमारे घर में हम कितने इनसिक्योर हैं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ओके। अब गवर्नमेंट हमारे को सड़कों पे नहीं बचाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट हमारे को हमारे अथॉरिटेटिव फिगर से नहीं बचाएगा, वो आपका पर्सनालिटी है या आपका रोल है, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीजें लिखी है, बट अगेन इट इज नॉट अ क्वेश्चन, छोड़ सकते, ठीक है। नाउ अगेन आगे, when we speak of the threats or the core to the core values, ठीक है, तो अगेन ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि थ्रेट का मतलब क्या है? जो आपके कोर वैल्यूज को अगर डैमेज करती है, ठीक है, तो वो थ्रेट है, ठीक है। सो हाउ इंटेंस शुड द थ्रेट्स बी? आप कितने थ्रेट्स हो सकते हैं, कितने इंटेंसिटी के साथ हो सकते हैं? सो श्योरली देयर आर बिग एंड स्मॉल थ्रेट्स डू वर्चुअली एवरी वैल्यू वी होल्ड हियर। ये सब भी छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, हाँ यहाँ से टिक करो। एवरी टाइम अनदर कंट्री does something or fails to do something, this may damage the core values of one's country. Every time a person is robbed in the street, the security of the ordinary people as they live their daily lives is harmed। तो अब इससे बचाना भले ही गवर्नमेंट का काम नहीं है, पर लॉज बनाना गवर्नमेंट का ही काम है। अब जैसे अगेन आप लोग बड़े हो चुके हो, तो इतना तो हम लोग टॉक कर ही सकते हैं कि जो कलकत्ता में जो चीजें हो रही हैं इस समय, ठीक है, अब इस समय लोग कह रहे हैं अगेन चीफ मिनिस्टर को हटा दो, ठीक है, बट हटाना भी इजी नहीं है,
ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग से हम खुश नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को हटाना भी इजी नहीं होता, ऐसे सीएम को भी हटाना इजी नहीं होता। जब अब यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी अगर हम वायलेंट करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं साइलेंटली या आप कह लो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो, जो एक मीनिंग रखे, जो एक मोटिव रखे, और उसमें मास पब्लिक। ठीक है, जैसे आपका जयप्रकाश नारायण ने जब यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो इंदिरा गांधी डर गई ना, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग आ गए इकट्ठा एक मुद्दे को लेकर। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज को हटाने के लिए कोई, तो आप ऐसे नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको मास पॉपुलेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मास पॉपुलेशन कहेगी अगर कोई चीज की हाँ ये थ्रेटनिंग है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ इसके लिए हम लॉ बनाए, अदरवाइज वो नहीं बनाए। ठीक है, जब ये मैंने एक न्यूज देख रही थी कि अगेन ममता बनर्जी हैज सेड कि अब जैसे रेपिस्ट के लिए अगेन एक लॉ बनेगा कि उनको लाइक तुरंत मौत हो जाएगी, तुरंत सजा हो जाएगी एज अ लाइक हैंड। ठीक है, अब नहीं पता ये इम्प्लीमेंट कब होगा। तो हमारे इंडिया में दिक्कत ही इस बात की है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना खराब है। हमारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खराबी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है। ऐसे लॉ में कोई खराबी नहीं है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में खराबी। ठीक है, सो दिस इज ऑल सिक्योरिटी। अब आप क्या कितने सिक्योर फील करते हैं डिपेंड ऑन द सिटी टू सिटी ऑल्सो, राइट? ठीक है, सो सी, सो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, सो वी आर ब्रॉट टू द कंक्लूजन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या है? सो सिक्योरिटी सबसे ऊपर की जो लाइन मैंने टिक कराई थी वो, उसके अलोंग विद सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू द एक्सट्रीमली डेंजरस threats that could so endanger core values that those values could be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation. ठीक है, तभी हमारे इंडिया में क्यों मिलिट्री को स्ट्रांग किया जाता है, क्योंकि अगर मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी, न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं होगी, ठीक है, तो कोई भी कंट्री आके थ्रेट करेगा कि हम तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे, तो उसको रिटेलिएट बैक करना भी आना चाहिए। जो इंसान सीधा होता है उसको हर कोई दबाता है, ठीक है, और वही इंसान टेढ़ा होता है तो उसको कोई नहीं दबाता। तो वैसे ही बात है, ठीक है, कि सिक्योरिटी मेंटेन करना और किस फैक्टर्स पे मेंटेन करना, ये आपकी बात है। ये अगर नेशन की हम बात कर रहे हैं तो नेशन यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? जब वो स्ट्रॉन्ग करेगा डिफेंस, डिफेंस स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, तो अगेन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब सिक्योरिटी भी सिर्फ इतनी सीमित नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी सिक्योरिटी की इस चैप्टर में बात करें। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, देन छोड़ दो, सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मेन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर देयर। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर देयर, वन इज ट्रेडिशनल एंड द अदर वन इज नॉन ट्रेडिशनल। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है और नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है? ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं नोट्स भी दिखाती जाऊंगी, क्वेश्चन लिखते जाना, पॉइंटर टिक करते जाना। ठीक है, सो देखो, जब हम ट्रेडिशनल नोशंस की बात करें तो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। गॉट इट? तो ट्रेडिशनल नोशन भी आपका दो में डिवाइडेड है, एक आपका एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। तो अभी हम यहाँ पर एक्सटर्नल बात करते हैं। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जो बाहर से खतरा हो। ठीक है, अगर आपकी कंट्री इंडिया है, ठीक है, सो इंडिया को बाहर कौन कौन सी खतरी ये कंट्री से खतरा है या डेंजर है, उन सारे थ्रेट्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ थ्रेट। ठीक है, सो उसको कौन डील करता है? ट्रेडिशनल नोशन, क्योंकि ट्रेडिशनल नोशन सिर्फ एक ही डेफिनेशन लेता है, टू मेंटेन मिलिट्री एंड टू मेंटेन डिफेंस। समझ में आया? क्लियर है? तो अभी यहाँ पर अगर कोई और कंट्री आपको थ्रेटन करती है कि हम आप पे अटैक कर देंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल में आ जाए। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पर पहले तो एक क्वेश्चन लिखिए जो हम लोग बस पढ़ने ही जा रहे हैं, कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, नीचे वाला क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले चैप्टर में एकदम इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू द स्टेट व्हेन इट्स सिक्योरिटी इज थ्रेटेन्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, या विच सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव डील विद दिस सिचुएशंस, कुछ भी। तो ये वाला पॉइंट लिखो, सेकंड क्वेश्चन। नहीं दिख रहा? मैं करती हूँ, थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है,
What are the choices available to the state when its security is threatened according to the traditional security perspective? ठीक है, written the question all of you? Yes, ठीक है, now see the answer. अब एक बार थोड़ा सा पहले इस पे आओ, बुक पे आओ, ठीक है, जहां पर मैं टिक करूं वहीं पर करना, वरना मत करना, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड एंड हियर अबाउट सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी. इन द ट्रेडिशनल, अब यहाँ पर ही टिक करो, इन द ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द कंट्री इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट्स. ठीक है, तो ये पहला, ओके, पहला पॉइंटर है कि ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल थ्रेट क्या होता है, अगेन मिलिट्री थ्रेट्स. ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन इंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. ठीक है, मिलिट्री थ्रेट में क्या होता है कि दूसरी कंट्री थ्रेटन करती है दूसरी कंट्री को कि हम आप पे अटैक कर सकते हैं. अब अगर अटैक करेगी तो क्या चीज हिंडर होगी, ऑब्वियसली उसका इंडिपेंडेंस, उसका सॉवरेनिटी और उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है टेरिटरीज रिस्पेक्ट. ठीक है, मिलिट्री एक्शन ऑल्सो, अब ये पहला पॉइंट हो गया मिलिट्री एक्शन का. दूसरा पॉइंट ये रहा, मिलिट्री एक्शन ऑल्सो इंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, क्योंकि कोई भी तरीके का वॉर अटैक कुछ भी, ठीक है, ऑलवेज ऑर्डिनरी सिटीजन सफर्स. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है तो 3-4 लाइनें और लिखो, वरना छोड़. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर ऑफ अगेन एक्सटर्नल. क्लियर, अंडरस्टूड. सेकंड क्या है देखो, अब हमारे नोट्स में भी जब आप बात करेंगे, देखिए ऐसे ही लिखा है मिलिट्री थ्रेट. ठीक है, आंसर लिखा हुआ है प्रॉपर. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा थ्रेट ऑफ वॉर. ठीक है, थ्रेट ऑफ वॉर यहाँ पर मतलब है, मिलिट्री थ्रेट का मतलब होता है कि किसी ने आपको बोला है कि हम अटैक करेंगे, जैसे चाइना ने हम पे अटैक किया मिलिट्रली. ठीक है, तो ये मिलिट्री थ्रेट था. ठीक है, थ्रेट ऑफ वॉर का मतलब होता है पूरा फुल फ्लेश्ड वॉर ही अनाउंस कर देना. ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर देखो, ये सेकंड आपका है पॉइंटर, थ्रेट ऑफ वॉर, ये हेडिंग लिखोगे. ठीक है, अब थ्रेट ऑफ वॉर में गवर्नमेंट 3 तरीके से रिप्लाई करती है. ठीक है, पहला टू सरेंडर, दूसरा टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, एंड तीसरा टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट. अब तीनों का मतलब क्या है, सरेंडर का मतलब तो समझ में आ गया, हार गए. ठीक है, दूसरा क्या है, to prevent the other side from attacking by promising to raise the cost of war to an unacceptable level, जैसे यूएस और यूएसएसआर थे. ठीक है, यूएस कहता था मैं तुम पे वॉर करूंगा, तो यूएसएसआर कहते थे तुम करो, मैं तुम्हारे पर बदले में वॉर करूंगा. रिटेलिएशन पावर. अगर यहाँ पर रिटेलिएशन ज्यादा है किसी भी कंट्रीज में तो वहां पर वॉर नहीं होगा. अगर यूएस 4 बम गिराएगा तो जो आपका यूएसएसआर था वो 8 बम गिराता, तो यहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन का कोई अंत ही नहीं था. समझ में आया, क्लियर है. तो अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट या लेवल का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो. ओके, और तीसरा क्या है, टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट, सो टू डिनाई द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर. डिफेंड करना, ठीक है, बचाना, नेगोशिएट करना भी आप बोल सकते हो. Ma'am, second point, is it the same as logic of deterrence? Yeah, that is, retaliation is logic of deterrence only. Okay, so logic of deterrence का मतलब ही होता है when two powers have a retaliation powers. ठीक है, रिटेलिएशन का मतलब ही यही है कि आप मुझे मारोगे, मैं आपको 4 मारूंगी. so that is the retaliation. Okay, so retaliation भी अगेन पता है कि अगर है किसी कंट्री में तो नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर कोई भी थ्रेट ऑफ वॉर आता है तो 3 तरीके से कंट्री डील करती है. अगेन आंसर भी देखते जाओ, बहुत सिंपल आंसर लिखा हुआ है, मगर आप सोचो रटोगे इसको बैठ के तो रटते ही रह जाओगे, फिर समझना जरूरी है. ठीक है, कि भाई थ्रेट ऑफ वॉर का मतलब होता है वॉर का थ्रेट देना. ठीक है, उससे हम 3 तरीकों को डील कर सकते हैं, या तो हम सरेंडर कर दे, या तो हम डिफेंड करें, और या तो हम अनएक्सेप्टेबल लेवल पे उसको राइज करें. समझ आया, क्लियर. ठीक है, नाउ तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्कर क्वेश्चन भी है, बैलेंस ऑफ पावर. तो वहां क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, यहां पर है, मैं दिखा देती हूँ.
दिस वन थोड़ा सा ऊपर भी समझा भी रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। ये चैप्टर नोट से पढ़ते जाओ, आराम से होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज ऊपर मैं बताना भूल गई, जब यहाँ पर हम जब डिफेंड करते हैं, ठीक है, सो गवर्नमेंट में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर, बट दे विल नॉट एडवर्टाइज दिस एज द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, क्योंकि अगर डिफेंड करेंगे, ठीक है, और या कोई नेगोशिएशन करेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि कंट्री की इमेज खराब होती है, ठीक है। सो यहाँ पर therefore सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर विच इज कॉल्ड डेटरेंस एंड इज लिमिटेड और एंडिंग द वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाला पॉइंट की बात करते हैं तो वो डेटरेंस था, और अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस है, इन अ पीसफुल वे, इन अ नेगोशिएटिंग। तो डेटरेंस इज नॉट नेगोशिएशंस, गॉट इट, समझ में आया। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि कुछ आप हमारी कंट्री को दे तो हम कुछ आपको अपनी कंट्री का दे देंगे, ठीक है। सो नेगोशिएशन इज दैट, ओके। अब थर्ड कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? व्हेन कंट्रीज लुक अराउंड देम दे सी दैट सम कंट्रीज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। देखो कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर जैसे यूएस ही मान लो, ठीक है, यूएस से कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है यूएस तो भाई हाईली सुपर पावरफुल कंट्री है, अगर हम इसको अटैक भी करेंगे तो हमारी कंट्री का तो बिल्कुल नामो निशानी मिट जाता है, ठीक है। सो हमेशा एक बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया उसी से लड़ेगी जो उसके लेवल की है, उससे ज्यादा लेवल की नहीं लड़ेगी, गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज अ क्लू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर। तो यहाँ से पता लग जाता है कि कौन सी कंट्री हमारे लिए फ्यूचर थ्रेट है, ठीक है। For instance, a neighboring country may not say it is preparing for attack. There may be no obvious reason for the attack. But the fact that this country is very powerful is a sign that at some point in the future it may choose to be aggressive. ठीक है, पाकिस्तान हमेशा बोलती है इंडिया को अटैक करेगी करेगी, करती है कभी? नहीं करेगी ना, नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज मोर डेवलप्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, okay. So governments are therefore very sensitive to the balance of power between their country and other countries. तो इतना आपका जो पॉइंट है वो बैलेंस ऑफ पावर, समझ में आया, ठीक है, ओके। एक ये भी पॉइंट टेक करो, अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। भाई बैलेंस ऑफ पावर आप तभी करोगे जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी। अगर कंट्री की मिलिट्री वीक है, डिफेंस वीक है, नेवी में दम नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बनाते हैं बैलेंस ऑफ पावर को अच्छा करने, समझ में आया। तो बैलेंस ऑफ पावर में आप फैक्टर्स भी लिखेंगे, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर वो भी लिखेंगे, क्लियर। तो ये अपने आप पे 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। अलायंस का मतलब ही होता है अगेन कुछ ऐसे अलायंसेस, वेस्टर्न अलायंसेस, ईस्टर्न अलायंसेस बनाए थे ना यूएस और यूएसएसआर ने, नेटो, वर्साओ, नैम, ठीक है। सो ये क्या है? अलायंसेस, जहां पर आप कुछ कंट्री को गिव एंड टेक के रिलेशन में रखते हो। इट्स नॉट अ फ्रेंडली रिलेशन, इट्स लाइक कुछ भी कंट्री आपको के लिए कुछ करेगी, कुछ कंट्री आपको उसके लिए करोगे, ठीक है। सो एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। जैसे नेटो में क्या था? नेटो में जितनी भी आपकी यूएस की मेंबर कंट्रीज नेटो की थी, अगर कोई भी मेंबर है, लेट्स से कोई भी, ठीक है, एक्स, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर एक्स पे अटैक है तो यूएस अपने आप ही उसको डिफेंड करेगी क्योंकि वो उसकी मेंबर कंट्री है। तो दैट इज अलायंस बिल्डिंग, समझ में आया, ठीक है। जैसे हमने एशियान पढ़ा, राइट, ठीक है। तो एशियान में भी क्या चलता है कि अगर थाईलैंड पे अटैक होगा तो फिलीपींस हेल्प करेगी, समझ में आया। मतलब एक रीजन बता रही हूँ आपको, एक यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये होता है अलायंसेस बनाना, ओके। नाउ मोस्ट अलायंसेस आर फॉर्मलाइज। अब कोई भी अलायंस बनता है तो ऐसे हमारा कोई वो प्रॉमिस थोड़े ना है, ठीक है। तो अगेन ये एक रिटन ट्रीटी होती है, ओके। सो इट्स अ रिटन ट्रीटी एंड आर बेस्ड ऑन अ फेयरली क्लियर इंडिकेशन ऑफ हु कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्रेट, ठीक है। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल यूएस इंडिया की अलायंस बन जाए, ठीक है, मगर यूएस पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट जोन है, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब कर लेगी तो यूएस एट द थ्रेट ऑफ अगेन पाकिस्तान आ जाएगी, जबकि पाकिस्तान यूएस से काफी पीछे, ठीक है। मगर ये बेअकली वाली कंट्री है, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी करती है,
करने के बाद उसके बाद तो अगेन डिस्ट्रक्शन होगा ही ना, ठीक है। जब आपका ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, ये कोई छोटा अटैक था, ठीक है। अभी भी लोग कहीं ना कहीं उस चीज को रोते हैं, ठीक है, क्राइसिस अभी भी है उस चीज का। तो यही चीज है कि जब भी कोई अलायंस बनाया जाता है तो पीछे सब कुछ देखा जाता है कि इस कंट्री पे कितने थ्रेट्स हैं, और अगर थ्रेट ज्यादा है तो अलायंस नहीं बने। समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है। सो कंट्रीज form alliances to increase their effective power relative to the country or alliances. Alliances are based on the national interest and can change when national interest changes. जैसे जैसे नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते जाएंगे, आपके अलायंसेस भी चेंज होते जाएंगे। इंडिया और रशिया इज अ अलायंस। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the US backed the Islamic militants in Afghanistan against the Soviet Union in the 1980s, but later attacked them when Al-Qaeda group of Islamic militants led by Osama bin Laden, वही जो मैं बता रही थी, सितंबर 11, 2001 में जो अटैक किया था। तो एक तरफ यूएस ने बैकअप दिया इस्लामिक मिलिटेंट्स को, अफगानिस्तान को, ठीक है, जब रशिया ने, यूएसएसआर ने उसको अगेन अटैक किया था, क्योंकि उस समय यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर था कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 1980s की, ठीक है। मगर उसके बाद जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा अमेरिका का, तो यही अफगानिस्तान के पीछे अगेन अमेरिका पड़ गई और ओसामा बिन लादेन को मार गिरा। अंडरस्टूड? सो ऑल डिपेंड्स ऑन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री से फ्रेंडली हैं तो भी अलायंस बनाएंगे, वरना नहीं बना, ठीक है। समझ आया? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दो इट इज 2 to 3 पेजेस क्वेश्चन, आपका आंसर इतना बड़ा नहीं, इसको बस लिखना आना चाहिए। और ये 4 पॉइंटर इसी तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। मिलिट्री थ्रेट, थ्रेट ऑफ वॉर, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस। अंडरस्टूड? क्लियर? राइट? Now write this question on the second paragraph, whatever paragraph you are going to read. Why most threats to the country's security come from outside its borders? मैम इंटरनल ट्रेडिशन उसे इंटरनल में लिखे। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका, ये वाला, इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी देन मोस्ट थ्रेट्स वाला। Why most threats to the country's security come from outside its borders? ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट ट्रेडिशनल व्यू में क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिटेन, ठीक है ना। In the traditional view of security, most threats of the country's security come from the outside its border. यही क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। अब ये क्यों, आंसर, that is because the international system is a rather brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behavior. अब लेट्स से हम इंडिया की चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया सेंट्रल एशिया में है, इसके बगल में नेपाल है, ठीक है, फिर भूटान है, फिर आपका बांग्लादेश भी है, फिर यहाँ पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है। अब एक बात बताओ, अगर श्रीलंका अटैक कर रही है, ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट अलग, श्रीलंका की गवर्नमेंट अलग, राइट, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? कोई भी नहीं। इंडिया अपना देखेगा, श्रीलंका अपना देखेगा, और वो दोनों आपस में आ जाएंगे वॉर करने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी कोई एक नहीं है इंटरनेशनल, ठीक है। सिर्फ यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, ठीक है, जो रेगुलेट करती है इनके फंक्शंस को, मगर कंट्रोल नहीं करती। समझ में आया? अगर इंडिया आज कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिसीजंस ले जिसमें उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही हो, तो यूएन सजेशन दे सकता है, मगर उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप यही करो, वो उसका देश नहीं है। समझ आया? ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर, एंड दैट इज वाई एक्सटर्नल थ्रेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, within a country the threat of the violence is regulated by the acknowledged central authority. अगर लेट से हमारे इंडिया में कोई एक थ्रेट आता है, कोई भी तरीके का टेररिस्ट अटैक, या लोग ही आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, तो यहाँ पर कंट्रोल ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई करना ही है, ठीक है। बट बाहर का कोई आएगा तो नहीं कर पाए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते,
और ये ज्यादा थ्रेटनिंग क्यों है, ठीक है। देन इट इज टेम्पटिंग, ये सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये पूरा एक ही है। इट इज टेम्पटिंग टू थिंक दैट द यूनाइटेड नेशन इज सच एन अथॉरिटी और कुड बिकम सच एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बट अगेन हमने यूएन के लीग ऑफ नेशंस को भी फेल होते हुए देखा, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस था मगर फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 बन हो गया। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यूएन कैन कंट्रोल द एक्सेसिव डिजास्टर्स ऑफ वॉर, नो, इट कैन ओनली सजेस्ट कि वो रोक सकता है, बट अगर उसकी कोई मान्यता, ठीक है, क्लियर। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, आपको यूएन बॉडी के मेंबर से हटा सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिन कंट्रीज को बहुत ज्यादा वॉर करते हैं ना, उनको इस चीज की चिंता भी नहीं रहती कि वो हटा दिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया एक्सटर्नल थ्रेट पूरा अच्छे से। आधी नींद आ रही है आज तुमको ना। एक्चुअली हम वहाँ से आए थे अभी अभी, हम्म। तुरंत ही बैठ गए। हाँ, मुझे लगी रहा है नींद आ रही है। ओके, इंटरनल थ्रेट और पढ़ा दी, छोटा सा कंटेंट है, छोटा तो खैर नहीं है, बड़ा ही कंटेंट है, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। देखो ओके, अब देखो ये इसको पॉइंटर्स में अगेन क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते जाइए, ठीक है। Why was internal security not given much importance after the Second World War? बताती हूँ, पहले कहाँ लिखो, just give me 1 minute on this page, second paragraph. इंटरनल सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, बताओ जरा क्यों नहीं दिया गया। देखो सिर्फ ओरली भी समझ लोगे ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आराम से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। पापा sorry. यस, ओके, देखो अब यहाँ पर पहले तो इसको डिस्कस कर ले, आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पहले तो देखो 1939 से लेके 1945, राइट, ठीक है। अब 1945 के बाद क्या शुरू हो गया था, द कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर किसके बीच शुरू हुआ, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ओके, अब आप एक चीज बताइए, इंटरनल थ्रेट का मतलब होता है अपनी ही कंट्री में थ्रेट, ठीक है। तो क्या यूएस का थ्रेट इंटरनल हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, बताओ। इंटरनल थ्रेट का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री में लाइक सेफ नहीं फील करते। तो क्या यूएस के लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं फील कर रहे थे उस समय। वेस्टर्न अलायंस, आपको पता है नेटो के मेंबर बनने के लिए लोग कुछ भी करने को रेडी थे, क्यों, क्योंकि यूएस एक वेस्टर्न अलायंसेस है और यूएस सब कुछ प्रोवाइड करती है अपने मेंबर कंट्रीज को, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेटो इज अ सिक्योरिटी एसोसिएशन, सिक्योरिटी अगेन एजेंसी यू कैन सी, राइट, ठीक है। सो यूएस में इंटरनल थ्रेट किसी बात का आएगा, आप कुछ सोचो। अब यूएसएसआर की बात कर लेते हैं, हाँ जी। Well, I don't think आएगा because first of all UN became the sole superpower, plus उधर हिंदू मुस्लिम नहीं है तो उधर कोई इंटरनल थ्रेट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आप देखो यूएन के सारे तो हेडक्वार्टर्स उसमें, जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी और पता नहीं क्या क्या, न्यूयॉर्क, ठीक है। सो आप ये सोचो ना, सबसे ज्यादा सेफ तो यूएस ही है। हाँ, अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में थ्रेट्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत थी, सेंट्रल एशिया अलग था, रशिया अलग था, ईस्ट यूरोप अलग था, ठीक है। सो यहाँ पर थ्रेट आ सकते थे, बट उस समय यहाँ पर भी थ्रेट नहीं थे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के थ्रेट थे, ठीक है। सारा जो फोकस था ना वो एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ यूएस और यूएसएसआर का था,
ना कि इंटरनल थ्रेट का था। तभी यहाँ पर एक लाइन ऐड करी गई है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड। अभी करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कहीं भी सेफ नहीं है, ठीक है। मगर अभी हम बात कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दो कंट्रीज बिल्कुल सेफ थे इंटरनली। तो यही पॉइंटर्स है, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में अकॉर्डिंगली टिक करेंगे। उसी सेकेंड पैराग्राफ में सारे पॉइंटर्स मिलेंगे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी was not given much importance after the Second World War because it seemed that for the most powerful countries on earth, internal security was more or less assured. इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंटर, after the Second World War, there was a context and situation in which internal security did not seem to matter as it had in the past. भाई पास्ट में कहीं ना कहीं फिर भी डाइवर्सिटी वो था, मोनार्की था, ऑटोक्रेसी थी, तो लोग अगेन सेफ नहीं फील करते थे, उनको लगता था राजा का रूल चल रहा है। मगर रेवोल्यूशन के बाद 1917 के बाद सोशलिज्म बनने के बाद हर मेंबर अगेन बहुत ही खुश था, चाहे वो रशिया की बात कर लो, फिर चाहे अगेन आप सॉरी यूएसएसआर की बात कर लो, चाहे यूएस की बात कर लो। तो 19 वर्ल्ड वॉर के बाद तो इंटरनल थ्रेट थे ही नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, after 1945 the US and the Soviet Union appeared to be united and could expect peace within their borders, ठीक है। वो आपस में लड़ सकते थे, मगर मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ सकते थे, मगर अपनी कंट्री में नहीं लड़ना चाहते थे। तभी वहां पर नेटो और वर्साओ बनाया गया। वर्साओ में ज्यादा लोग जोड़ेंगे तो अगेन यूएसएसआर का फायदा, और नेटो में ज्यादा लोग जोड़ेंगे तो यूएस का फायदा, ठीक है। सो दे वर अगेन मोर एंड मोर पीसफुल कंट्रीज एट दैट टाइम रादर देन डिसरप्टिव, ठीक है। एंड द लास्ट रीजन, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज पर्टिकुलरली द पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फेस नो सीरियस थ्रेट फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी। यही मैंने अभी आपको बताया कि यूएसएसआर में फिर भी कम्युनिटीज का एक थ्रेट था, क्योंकि हमने पढ़ा है ना चेचन्या, दागिस्तान एंड ऑल, ठीक है, उधर था, ठीक है। बट अगेन यूरोपियन कंट्री वेस्टर्न में तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? पॉइंटर्स क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, सो आपका ये वाला लाइन जरूर आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको सारे पॉइंटर्स मिल गए सबको, राइट? अंतरा, आई होप यू आर अगेन टेकिंग इन योर बुक। Yes. यस, ठीक है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ चेंज होंगे, सारे 4 मार्कर क्वेश्चन हैं, ठीक है। व्हाट आर, यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्रीज। तो अगर इंटरनल थ्रेट नहीं था तो इन पावरफुल कंट्रीज को कौन सा थ्रेट था एक्सटर्नल, समझ आया? तो व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्रीज, ठीक है। नाउ प्लीज सी द आंसर। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, इसमें यही पॉइंटर्स हैं क्या? यस, ठीक है। और देखो क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है मेरे नोट्स में कि व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सुपर पावर्स एंड यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। सो अगर एक्सटर्नल थ्रेट नहीं भी लिखते तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सुपर पावर्स कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, और अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में उनको इंटरनल थ्रेट तो नहीं था, तो किस तरीके का थ्रेट था, ठीक है। सो सीधा आंसर नाउ, the period after the Second World War was a Cold War in which the US-led Western alliances faced Soviet-led Communist alliance, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस वर्सेस यूएसएसआर का थ्रेट था, समझ आया? तो जितना भी आपने एंड ऑफ बायपोलैरिटी और कोल्ड वॉर का थोड़ा नॉलेज लिया है ना, उसी का ये पूरा आंसर, ठीक है। दूसरा पॉइंटर, The two alliances feared the military attack from each other. NATO वर्साओ को अटैक कर सकती थी, वर्साओ नेटो को अटैक कर सकता है, उनके मेंबर कंट्रीज अगेन अटैक हो सकते थे, टारगेट हो सकते थे। तो ये आंसर है, ठीक है। तो some European powers in addition continue to worry about the violence in their colonies from colonized people who wanted independence, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक नया एक नाम आएगा, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज का, या उस समय जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हुई, ठीक है। एज द कॉलोनीज भी, कॉलोनीज का मतलब होता है अफ्रीका, एशिया, जो फ्री हुई थी उस समय, ठीक है, फ्रॉम द लेट 1940s ऑनवर्ड, देयर सिक्योरिटी कंसर्न्स वर ऑफन सिमिलर टू दैट ऑफ द यूरोपियन पावर्स। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर अफ्रीका फ्री हुई और डीकोलोनाइज्ड हो गई, अब अफ्रीका को डर ये बात का कि अगर मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूं, और अगर मैं वर्साओ ज्वाइन नहीं करूं, और अगर मैं नैम को ज्वाइन करता हूं, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, तो क्या मैं डेवलप कर पाऊंगा, क्या मैं प्रोग्रेस हो पाऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं हो पाया तो मुझे नेटो के पास जाना ही पड़ेगा, मुझे वर्साओ के पास जाना ही पड़ेगा, और वापस से कोई ना कोई एनेक्स कर। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया?
आया ना? तो सिक्योरिटी यहाँ पर सेम सिक्योरिटी कंसर्न थे उन न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज के जो यूरोपियन पावर्स के कंसर्न थे. सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक द यूरोपियन पावर्स बिकेम मेंबर्स ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंसेस एंड दैट इज व्हाई कि जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हुई थी उन्होंने कितने लोगों ने नेटो और वर्साओ को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अफ्रीका में नहीं किया, ठीक है, एशिया में भी नहीं किया, मगर बहुत सारे लोगों ने किया भी. और क्यों किया? क्योंकि उनको प्रोग्रेसिव होना, उनको डेवलप होना, और डेवलप उनको यही कंट्रीज करा सकती. समझ आ रहा है? ठीक है, लास्ट पॉइंट. Therefore, they had to worry about the Cold War becoming a hot war and dragging them into hostilities against neighbors who might have joined the other side in the Cold War. अब अगर मैं कह रही हूँ नेटो में 100 मेंबर हैं, ठीक है, और वर्साओ में भाई 85 मेंबर है, तो यूएसएसआर हमेशा थ्रेटन में रहेगा कि नेटो जिस दिन उसके ऊपर अटैक करेगा उसकी पावर ज्यादा है. ठीक है, सो यहाँ पर यूएस एंड सोवियत यूनियन का एक तरीके का हॉट वॉर ना हो जाए, ये ज्यादा एक्सटर्नल थ्रेट था इन लोगों को रादर देन इंटरनल. क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, सो देखो आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है और ये आगे भी यही पॉइंट्स लिखे गए कि कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल द पावर. और अगर ये वॉर हो जाता, ठीक है, अगर थर्ड वॉर हो जाता तो पूरा ही डिस्ट्रक्शन हो जाता. सो दे हैड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड डिफेंड देमसेल्व्स कि अगर हो जाए तो क्या करें. अंडरस्टूड? क्लियर? अब ये आंसर पूरा आपका जो मैंने टिक कराया है, ठीक है, ये आपका दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ ऑल्सो सब में आंसर था ये. बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो बेटा. आई नो इट्स टॉर्चरिंग बट प्लीज कर लो. ठीक है, हमारा एक कंटेंट खत्म हो जाएगा. आप लोग मुझे कोई टाइम डिस्कस करके बताओ जो रात का ना हो. मैम 6 to 7 कर लीजिए अगर पॉसिबल है. यही तो मैम मेरा दिक्कत तो है. कुछ भी चलेगा. 6 to 7, 6 to 7. अंतरा 6 to 7. मैम मंडे का कोई इशू नहीं है, और सिर्फ और किस किस दिन होता है हमारा देखिए पर्सनल? मंडे वेडनेसडे तो मैं भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइकोलॉजी का क्लास होता है, क्लास 11th का. ठीक है, बट यस मैं टीटीएस ले सकती हूँ. ठीक है, ट्यूसडे की मैं अगर बात करूं और थर्सडे की मैं अगर बात करूं तो मैं 6 to 7 ले सकती हूँ. नो इशू मैम. है ना? एटलीस्ट हमारा ट्यूसडे, क्योंकि देखो सना का अधिकतर एब्सेंट होता है, वो रिकॉर्डिंग्स पे चल रही है इस समय. ठीक है, चांदनिका से मैं पूछ लूंगी, उसका आई थिंक फ्राइडे ज्यादा अगेन हेक्टिक होता है, तो ट्यूसडे थर्सडे शी कैन ऑल्सो मैनेज. बाकी मैं पूछ के और बता दूंगी, क्योंकि मेरे लिए भी एक्चुअली हेक्टिक तो देखो होता है 9:15 का क्लास. ठीक है, और आप लोग के लिए भी होता है, आप लोग भी सुबह जगे रहते हो, फिर स्कूल जाना है सुबह, अंडरस्टैंड, बट करना पड़ता है, क्या करें. ओके, और कभी छुट्टियां हो तो वैसे बता दो. ठीक है, अभी अभिलाषा आप जो छुट्टी बोल रहे थे तो आप ही के स्कूल में या सब पूरे असम में वो छुट्टी डिक्लेयर होती है? छुट्टी छुट्टी मतलब अभी छुट्टी तो नहीं चल रहा है, बट देन स्कूल इज गोइंग ऑन. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज 7 तारीख से मेरा एग्जाम्स है, तो इसलिए. अच्छा, नहीं आप 7 बंगाली कुछ ये कर रहे थे ना कि वो कोई आएगा अक्टूबर में, कुछ आता है, क्या बोल रहे थे आप? कौन बंगाली? आप बोल रहे थे कि 10 डेज का ऑफ होता है असम में, आपने मुझसे ओ पूछा था ना. हाँ, हाँ दुर्गा पूजा का ऑफ रहता है 10 तो वो दिन असम में अक्टूबर पूरा से असम में लेकर. ऑफ रहता है या आपके स्कूल में ऑफ रहता है सिर्फ? पूरा असम में, असम एंड बंगाल साइड. अच्छा ओके ठीक है, तो अंतरा आप भी आई थिंक फिर कलकत्ता में हो, आपका भी ऑफ होता, मतलब आप तो लाइक फिर मॉर्निंग में ले ही सकते हो. जी मैम, मैं घर जाऊंगी तब. तो घर ये से ले सकते हो क्लास. जी जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेरी एक्साइटेड, सॉरी. क्या चीज? नहीं मतलब इतने महीने बाद मैं घर जाऊंगी, सो तो नहीं आई एम लोगे वेटिंग फॉर क्लास? द डैम टाइम. नहीं नहीं, आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न अगेन. और आद्या आप अपना तो भी अक्टूबर में छुट्टियां तो होती ही हैं, हाँ मैम, है ना? लेकिन तो अक्टूबर में मेरे हर 2 दिन में एक्चुअली 15 अक्टूबर से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे. अभी 7th को पहला पेपर है, पता नहीं कौन किस चीज़ का पेपर है. ये भी नहीं बताया है. सस्पेंस में डाला हुआ है भाई गजब बिल्कुल. स्कूल वाले हैं, 2 तारीख तो हो ही गई है आज. सस्पेंस कह रहे 5 मतलब हर थर्सडे को बताएंगे. अब देखते थर्सडे को मैं इस बार जाती हूँ कि जाके कि टीचर्स डे में भी एक दिन पहले बता दें. हाँ ऑब्वियसली. अब पता नहीं पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, कौन सा बता ही नहीं अरे रहे हैं. स्कूल के पेपर्स में देखो अगेन इतना मत दिमाग लगाओ अभी, ठीक है, मतलब जितना पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो.
ठीक है। और अगर पूरी पूरी बुक आ रही है तो जो पढ़ के भी जाओगे ना तब भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बस ये कि जो पढ़ा हुआ है वो तो कर लो, rather than completing the course, ये करोगे। अगर मैं कह रही हूँ सिक्योरिटी अगर आधा भी होता है, सिर्फ सिक्योरिटी तो बचता है, बाकी तो सारा कंप्लीट है, तो उतने तो मार्क्स लाओ, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखो आप लोग और खत्म करें क्लास। आप ना ये सेकंड क्वेश्चन लिखना, what are the difference in the threats that people living in the third world countries and those living in the first world countries? अब देखो कितना इंडिरेक्ट क्वेश्चन है। हो गया। मैम हम्म। मैम इस क्लास में सब लाइक मोस्ट ऑफ देम आर बंगाली। अंतरा इज आई थिंक बंगाली, राइट? Yes. Yes. Abhilasha, you are also Bengali? No ma'am, I'm Assamese but I know how to speak Bengali. Okay. And Chandnika is Bengali? No ma'am, she's pure Assamese. Okay, okay. तो कोई बंगाली नहीं है फिर तो, सिर्फ अंतरा ही है। हाँ, बट मेरे को तो ऐसे मतलब सारे कल्चर्स अच्छे लगते हैं। मतलब एकदम इतने सारे रीजनल डाइवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाओ तो आपको पता है, सबसे मैंने आसाम वाले बच्चों को लेना शुरू कर दिया है ना, मेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट हो गई। हाँ, वहां पर थोड़ा सा वो है ना, मैं आ रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ वाला टाइप्स। हाँ, ये होता है, ठीक है। मेरे को भी अब ऐसा निकल, देखो अभी भी ऐसे ही निकल रहा है। बट अच्छा लगता है मुझे बोलने में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हैदराबाद भी जाती हूँ तो मेरा हैदराबाद वाला एक्सेंट हो जाता है, तो मेरा बड़ा क्विकली मैं इस चीज को ले लेती हूँ, बट हिंदी में ही से। चलो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पीपल लिविंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पीपल लिविंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के थ्रेट्स कैसे डिफरेंट है। तो पहली बात तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, न्यूली डीकोलाइज्ड कंट्रीज थे, अफ्रीका एशिया, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थे यूएस, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं यूएसएसआर। ओके, सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज के थ्रेट एशिया अफ्रीका के थ्रेट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। आंसर अगेन टिक करते जाना। देखो, फॉर वन थिंग द न्यू कंट्रीज faced the prospect of military conflict with neighboring countries. For others, they had to worry about internal military conflict. अगर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करूं तो उनको एक्सटर्नल थ्रेट भी है, क्योंकि कौन सी कंट्री उनको कब कैप्चर कर ले पता नहीं, ठीक है। और इंटरनल थ्रेट भी है क्योंकि उनके लोग अभी उनको रिलाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं, ना गवर्नमेंट स्टेबल है, ना रिसोर्सेज है, ना मिलिट्री स्ट्रांग है, ठीक है। सो इनको एक्सटर्नल थ्रेट भी है और इंटरनल थ्रेट भी है। समझ आया, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, These countries face threats not only from outside their borders, वही पॉइंट को मर्ज करके दूसरी भाषा में लिख दिया गया, दूसरे पॉइंट में मतलब लिख दिया गया है, मोस्टली फ्रॉम द नेबर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द विदिन। अब हमारी इंडिया की बात कर लो, इंडिया को कैप्चर के लिए पाकिस्तान भी खड़ा रहता है, चाइना भी खड़ा रहता है, तो क्यों? क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज बहुत पास पास है, ठीक है। और हमारे खुद के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी इंडिया की वर्किंग अच्छी नहीं है, ठीक है। सो अगेन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट होता ही है जहां पर बहुत सारे अगेन आपके टेरिटोरियल लाइक डिवीजन ज्यादा है, ठीक है। देन many newly independent countries came to fear that neighbors even more than they feared the US or the Soviet Union or the former colonial powers. अब जैसे हमने कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा था कोल्ड वॉर का, ठीक है। एलसीडीज था, लीस्ट नहीं एलडीसीज था, सॉरी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में एशिया अफ्रीका था। अब क्या करते थे, नेटो कहती थी कि तुम हमारा पार्ट बन जाओ, मगर अगेन वो उनके कंट्री में अपना नेवल बेस बनाती थी, एक्सपैंड करती थी, उनके रिसोर्सेज को यूज करती थी एज अ फीस यू कैन से, ठीक है। सो यहाँ पर कॉलोनियल पावर से जो कंट्रीज डीकोलोनाइज्ड भी हुई हैं उनको सबसे ज्यादा थ्रेट यूएस और सोवियत यूनियन, ठीक है। दे quarreled over borders and territories or the control of people and populations of all these simultaneously. Again ये एक्सटर्नल थ्रेट था। इंटरनल थ्रेट ये था कि किसकी टेरिटरी किसको टच करती है पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट के यहाँ पर कुछ कॉजेज बताए गए हैं, ठीक है। फिर इंटरनली
द न्यू स्टेट्स वरीड अबाउट थ्रेट फ्रॉम द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, हमने उस पर ही पढ़ा था कि क्या था, दागिस्तान और चेचन्या, ठीक है, ये हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ा है ना, याद है किसी को? नहीं, ठीक है। तो दागिस्तान और चेचन्या आपके एक तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चाहते थे, कि वो चाहते थे रशिया से उनका जो लाइक जोन है वो अलग कर दिया जाए। ऐसे हमारे इंडिया में भी हैदराबाद चाहता था वो अलग हो जाए, जम्मू कश्मीर चाहता था वो अलग हो जाए, ठीक है। सो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अगर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो अगर कोई भी कंट्री फ्रेगमेंट हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि डाइवर्सिटी जहां जहां ज्यादा होगी वहां पर ये थ्रेट ज्यादा होगा, ठीक है। एंड समटाइम्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स मर्ज्ड, कभी कभी दोनों थ्रेट मर्ज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। अ नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट द इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडिंग टू द टेंशन बिटवीन या विद इन द कंट्री। जैसे खालिस्तान, राइट, ठीक है। तो खालिस्तानियों लोगों को बोला जाता था, जैसे सिख लोगों को बढ़ावा देते थे पाकिस्तानी लोग, कि हाँ एक सिख नेशन तैयार करो, कि सारे इंडिया के सिख यहाँ से छोड़ के वहां चले जाएंगे, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देनी बात है, और ये कौन बढ़ावा देता है? चाइना और पाकिस्तान। समझ आया? तो ये आपको सारे पॉइंटर्स ऐसे लिखने हैं, क्लियर है इतना? ठीक है। और जितना भी मैंने पॉइंटर टिक करवाया ये सारे इस बारे में।